तो मैं कंबाइंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिले। तो सबसे पहले साहिल से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। साहिल, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ओके, आस्था, कैन यू टेल मी? Sir, 1,3-dimethyl butane, 1 oic acid. बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, कार्बन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो कार्बन नंबर 2 पर भी मिथाइल है, कार्बन नंबर 4 पर भी मिथाइल है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल। और ये कितनी कार्बन है मेरे पास, 5। तो ये 5 मेरे है पास सर। हो जाएगा पेंटेन। एम आई राइट एवरीबडी? हाँ हाँ ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? Sir, नहीं pentane सर, तो ऑक्जेलिक एसिड है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि ये लगा हुआ है ना कार्बोक्सिलिक। तो पेंट 1 ओइक एसिड बोलो या फिर पेंटेनोइक एसिड बोलो, बात तो एक ही हो जाएगी। राइट एवरीबडी? यस सर। क्या हुआ, कुछ लोग बोल नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? वैष्णवी आ गई है क्लास के अंदर? हाँ, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है तुमको? अच्छा अच्छा, बिल्कुल, जो सभी ज्वाइन किया है। ओके ओके, फाइन फाइन। तो ठीक है भाई, अब अगर मैं यहीं पर ही क्वेश्चन बोलता हूँ कि यस, जैसे चैप्टर नंबर 2 तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास तुम्हें एक वेवलेंथ निकालनी है, तुम्हें मास दे रखा है, तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलेगा एवरीबॉडी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। सर हम्म, मैं 1 मिनट रीजन कर श्योर रहा हूँ, बहुत श्योर लैग हो श्योर, रहा है। श्योरली श्योरली। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलता है? सर क्या क्या दे रखा है? मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है सिर्फ। सर wavelength is equal to h upon एच अपॉन एम वी दे रखा है। अच्छा, मान लो अगर मैंने एम और वी ना दे के सिर्फ मोमेंटम दे दिया होता, तो वही तो बात होती। लैम्डा को एच अपॉन पी बोलो या लैम्डा अपॉन में एच अपॉन वो भी बोलो, तो कोई बात नहीं, दिक्कत थोड़ी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे CO3 का स्ट्रक्चर? बहुत सिंपल है, राइट? भाई देखो, हमारे पास एक कार्बन होती है, कार्बन पे 4 बने होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनमें से जो 4 बने होते हैं, तो 2 तो ऑक्सीजन ही ले लेगी, शेयर कर लेगी ये वाली ऑक्सीजन। 6 होते हैं ना एक ऑक्सीजन पे। तो 2 तो इसने इस वाली कार्बन के ले लिए, किसने इस वाली कार्बन के ले लिए। अब ये O2 माइनस है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। तो लेकिन ये वाली ऑक्सीजन तो कहती है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो भाई -2 लगा तो है, तो एक माइनस यहाँ आ गया और एक माइनस यहाँ आ गया। तो पूरा सब कुछ बैलेंस हो गया, कार्बन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, और एक नेगेटिव यहाँ, तो पूरी ऑक्सीजन भी खुश और ये भी खुश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिल गया और एक चार्ज आ गया। तो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। यस और नो एवरीबॉडी? सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, यस। सर इन्हें कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं सर? कौन सा स्ट्रक्चर? मतलब सर इसे क्या कहते हैं सर, जैसे लुईस उस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है सर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो हमने बनाया है इसको लुईस, ये तो इसमें भी था, 10th क्लास में भी था जो तुम बनाते थे। तो ये जो तुम बना रहे हो, ये मेरे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को एवरीबॉडी? बोलो भाई। ओके। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताना, अगर मुझे पूछना हो कि जैसे कोई भी रिएक्शन है, तो कोई भी रिएक्शन, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में तुमने पढ़ा था कि एक तुम्हारे पास होता है ई कैथोड और एक तुम्हारे पास होता है ई एनोड, ठीक है। ई कैथोड, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल था ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, सबको पता है। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, तो ई एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये अब हमारे पास, जरा बताना, अगर ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो तुम्हें इसकी एक वैल्यू दी जाएगी, इसकी एक वैल्यू दी जाएगी। तो हम क्या निकालते हैं, जानबूझ के ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो उस ई नॉट का फॉर्मूला क्या था, कोई है यहाँ पे जिसको याद है? ई नॉट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था? किसी को याद नहीं है? ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस का ई एनोड, याद आया ये? यस सर, ये ई कैथोड। कैथोड माइनस ई एनोड, अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है रिएक्शन। यस और अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये फिजिबल नहीं है रिएक्शन। Zn है और ये आयरन है, तो Zn वाला इसको इसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है? मान लो ये ऐसे करके है,
तो बताओ क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो ये क्या बन जाता है? ZnSO4 और ये बन जाएगा Fe। यस सर। भाई ये मोर रिएक्टिव है ना, ये कम रिएक्टिव है। हाँ तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो रिएक्शन पॉसिबल हुई है। तो जरा बताना एक बार, अभी यहाँ पे जिंक अकेली थी, 0 थी, अभी यहाँ पे जिंक इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ये Fe2+ से 0 हो गया, तो आयरन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो इनकी तुम्हें वैल्यू दी जाएगी। तो ये रिएक्शन तो हो रही है सामने, तो पक्की बात है ये पॉजिटिव आएगा जो वैल्यू दी जाएंगी। लेकिन अगर मान लो अब अगर तुम्हें रिएक्शन करवानी है, मान लो तुम्हें ZnSO4 और ये दिया होता, तो भैया आयरन तो कभी Zn को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। और अगर अब तुम इसकी वैल्यू रखोगे तो अब ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि वो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो रिड्यूसिंग एजेंट बताओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कौन से दो रिड्यूसिंग एजेंट है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था एल्केन होता है, एल्केन से ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, याद आ रहा है? और इसका भी ऑक्सीडेशन करता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है। तो ये सारा ऑक्सीडेशन की लाइन जा रही है। तो अगर ऐसे आगे की साइड जाना अगर ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो पीछे आना क्या होगा फिर? रिडक्शन होगा। रिडक्शन। तो जरा बताना, अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक से डायरेक्टली एल्केन बनाना है, कार्बोक्सिलिक से डायरेक्टली एल्केन बनाना है, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए या वीक चाहिए? सर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो दो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक नॉर्मल भी होता है, माइल्ड, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4. So these are the two reducing agent which are मतलब mostly used in the reaction. तो lithium aluminium hydride and sodium borohydride, सारे बच्चे बोलेंगे these are the two reducing agent, lithium aluminium hydride, sodium borohydride. सर वो भी तो यूज कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस। Red fluorescent in the presence of? सर HI। तब एक सेकेंड, कार्बोक्सिलिक से एल्केन की बात कर रहे हो? सर स्ट्रॉन्ग मैं के लिए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किया। अच्छा ठीक है। वो एक जो तुम कहना चाह रहे हो रेड फॉस्फोरस, वो स्पेसिफिक रिएक्शंस में यूज होते हैं, वो स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो कोई कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। वो ओके सर। पर्टिकुलर से पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कॉमन नहीं है, ये वाले बहुत मोस्ट कॉमन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सर सोडियम मतलब ये बोरोहाइड्राइड। हर केस में अप्लाई हो सकते हैं। एग्जैक्टली। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत एक्सपेंसिव है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो मोस्टली हम इसे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेके चलते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम इस एंड है, तो इसे एक्सट्रीम बीच वालों को छोड़कर, बीच वालों के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा मान लो यहीं पर ही अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, याद है वो, जिसमें हम मोल निकालते थे फिर तुम सिंपल रेशो निकालते थे, यस सर यार। परसेंटेज वाला। ठीक है, उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है A+B, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद C+D। तो अगर मैं B की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, तो बताना ये फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? सर एक और बार बोल देंगे सर। हाँ, A+B इट इज इन इक्विलिब्रियम विद C+D, तो ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? सर जब हम बी की वो बढ़ाएंगे, जब हम B को बढ़ा देंगे, यस। सर बैकवर्ड जाएगा। B को बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड। ये कौन सा लॉजिक हुआ? फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा। मैंने बताया कि हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ यस सर। तो जब ये वाला अमाउंट ज्यादा हुआ है तो ये आपस में रिएक्ट करके आगे जाएगा ताकि बैलेंस हो जाए, तो भाई फॉरवर्ड हो तो गया, राइट। अच्छा, मान लो अगर मैं सी के अमाउंट को कम करता हूं, सी के अमाउंट को कम करता हूं, तो सर फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कमी आई है, तो जब यहाँ पे कमी आई है तो ये पीछे आगे, मतलब पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए रिएक्टर में ये इससे लेने की कोशिश करेगा, तो जब ये सर इससे आगे लेने बढ़ की, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड ही तो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, जरा एक सेकंड बताना, जो कैटलिस्ट होता है, तो ये कैटलिसिस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में किस तरीके से अफेक्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर दोनों तरीके से अफेक्ट करता है, तो कुछ चेंज ही नहीं आता। बिल्कुल, वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी अफेक्ट करेगा, वो बैकवर्ड को भी अफेक्ट करेगा, तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा? बिल्कुल एकदम जीरो ही आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो ठीक है भाई। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताना, अगर 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 मैं यहाँ पे मान लो मेरे पास इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, कभी कभी तुम्हें इस तरीके से, अच्छा मैंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, कभी कभी ना वो तुम्हें इस तरीके से ग्राफ देता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब तुम इस ग्राफ को पीछे स्ट्रेच करते हो,
इस तरीके से। तो जो यहाँ पे होता है ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। याद करो, एक प्लेट होती है, एक इलेक्ट्रॉन को तुमने इसके ऊपर फॉल करवाया, तो जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन को जो मतलब ये फोटोन को फॉल करवाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे अटैच भी तो रहता है, याद करो। तो इस पे वो अटैच रहता है, तो इसका मतलब वही तो वर्क फंक्शन होता है। सोडियम ने अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, तो वही तो वर्क फंक्शन हुआ। तो अब तुम्हें उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा। निकालने के लिए? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जरा बताना, ये एक मेटल ए है, एक मेटल बी है, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा लग रहा है? बी। बी का, क्योंकि बी का वो ज्यादा है। नहीं सर, ए हाँ हाँ, नहीं नहीं, बी नेगेटिव। बी बी नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। वर्क फंक्शन अच्छा, ये वैसे भी उसी मतलब में होता है, हाँ उसी में होता है। तो ये ज्यादा है, तो बी का वर्क फंक्शन मेरे पास ज्यादा होगा, और ए का वो कम है, तो बी का वर्क फंक्शन मेरे पास कम होगा। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ओके, तो जरा यस आस्था, तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? Yes, sir. ओके, तो आस्था जरा मुझे एक बात बताना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मेन डिफरेंस क्या आया था? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मेन डिफरेंस क्या होता है? कोई याद नहीं। किसी को याद है एक्सटेंसिव और सर इंटेंसिव? एक स्नेहा, मास डिपेंडेंट होती है, एक मास इंडिपेंडेंट होती एक्सटेंसिव मास के ऊपर डिपेंड करती है और इंटेंसिव वाली मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज सब लोगों को याद रखनी है। थर्मोडायनेमिक्स में ये सब चीजें मैटर करती हैं। एक्सटेंसिव का एग्जांपल दो स्नेहा, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती होगी? सर डेंसिटी, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। वेरी गुड, ओके। और जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती? सर प्रेशर, टेम्परेचर। गुड, बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा मान लो, अगर बहुत कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मान लो बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसके 4 प्रोटॉन है, ठीक है, 5 न्यूट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने, लेकिन कभी कभी एक एक नंबर में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्या बोलोगे? है। सर 4 एटॉमिक नंबर, 9 मास नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये मेरे पास मास नंबर बन जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है जितना प्रोटॉन होता है वही मेरे पास एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? कौन सा एलिमेंट हुआ ये? सर बेरी बेरिलियम। और ये बेरिलियम हुआ, तो जरा बताना बेरिलियम ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है और कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? बेरिलियम, तो सेकंड ग्रुप में। बेरिलियम 4 हो गया ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 2 और 2 हो गया, तो ये 2 पोजीशन, तो इसका मतलब पीरियड नंबर क्या हुआ इसका? मैंने बताया था 10th क्लास में, ये 2 पीरियड, तो 2 हुआ। और ग्रुप क्या हुआ? ग्रुप भी 2 हुआ। अगर ये 2 से ज्यादा तो तुम क्या कर देते? 10 में सर ऐड 10 कर, ऐड कर दो। तो 10 10 ऐड ऐड। कर, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि एटॉमिक रेडियस में मान लो एक कैल्शियम है, एक मेरे पास ये मैग्नीशियम है, एक मेरे पास फास्फोरस है और एक मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास 2 चीजें दे रखी हैं, तो जरा बताना एक बार कि ये किस तरीके से अरेंज हो जाएगा? मतलब अरेंज का मतलब है कि तुम्हें इसे एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। तो किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी? एनी गेसेस? तुम्हें इतना पता है डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है। सर सीए की सबसे बड़ी होगी। कैल्शियम की सबसे बड़ी होगी क्योंकि वो पहले ग्रुप में लाई कर रहा है और सबसे नीचे है ली ना की रफ से, राइट? ओके। यस सर। मैग्नीशियम Yes, sir. ऊपर है और वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड है सेकंड हाँ नंबर सर। ग्रुप में। फॉस्फोरस तो और ही इस साइड है। और क्लोरीन, अच्छा देखो एक काम करें, पहले इनका वो देख लें, कैल्शियम का कितना होता है? 2882। मैग्नीशियम का होता है 282। अरे किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक, ऑडियो ऑफ करो। 285 और ये 287। तो भैया एक बात तो साफ है कि इन तीनों का पीरियड सेम है। तो अगर पीरियड सेम है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5, इसका मतलब ये लाइन से ऐसे करके जा रहे होंगे। भाई ये तीनों तो सेम ही पीरियड में लाई कर रहे हैं, तो और ये देखो 2, ये 5, ये 7, तो ये लाइन से ऐसी तो अरेंज है। और तुम्हें पता है पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज करता है, और ये इनके एक नीचे है, तो पक्की बात है भाई कैल्शियम का ज्यादा होगा क्योंकि ये ग्रुप में है, राइट? और वो भी दूसरे ग्रुप में है, तो कैल्शियम का ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस एंड देन क्लोरीन। गॉट इट? ये सारे एक ही पीरियड में है और ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्योंकि ये 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे करके तो साइज डिक्रीज करता है। और ये तो बल्कि देखो 1 2 3 4 चौथे पीरियड में है ये ऐसे नीचे, और ये ग्रुप नंबर 2 में है। तो गॉट इट नाउ व्हाट आई एम सेइंग? अगर ये चौथे पीरियड में आ गया तो डाउन द ग्रुप हो गया ना, और डाउन द ग्रुप हो गया तो भैया वो तो साइज बढ़ ही जाएगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है? आस्था, स्नेहा? No, sir. अच्छा, जो आइडियल बिहेवियर होता है, तो आइडियल गैस का जो बिहेवियर होता है, तो जरा बताना ये आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होता है, जो मतलब पूरी तरीके से फॉलो करता है ये सारे लॉज को, या सिर्फ एक लॉ को फॉलो करता है जो? सब लॉ को फॉलो करता है। और वो कौन कौन से लॉज हैं? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Charles एवोगैड्रो law. लॉ, और कौन से लॉज हैं? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। क्या गे लोसेक लॉ भी है? Yes. और यही है हमारे पास, ठीक है। इनसे तो मेरे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी आया था, यस और नो? तो अब जब मैं आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? ये नहीं मेरे सर। पास है, अरे नहीं हाँ, करती। रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मेरे पास ऐसा ग्राफ आया था। अगर मैं मान लो इसको बी बोलता हूँ, तो ये आइडियल गैस को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, लेकिन तुमने एक एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा, जिसमें डायग्राम वो इस तरीके से दिखा रखा है। याद कर लेना वो वाला कौन सी गैसेस का है, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखो सारे बच्चे, एक इस तरीके से डायग्राम दे रखा है ना कि अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है, क्योंकि दीज आर दी नॉन आइडियल गैसेस। तो ये आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट कर रही हैं या आइडियल को फॉलो कर रही हैं? सर डेविएट। क्योंकि जितनी भी गैस है वो सारी आइडियल तो होती ही नहीं है। आइडियल तो एक वैसा फॉर्म फिनोमेना है। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? बोल दो यार। Yes, sir. यस सर। ओके, कभी कभी क्वेश्चन मैंने जब फर्स्ट ग्रुप करवाया था, तो मैंने बताया था कि जो सोडियम होता है, सोडियम को जब मैं लिक्विड अमोनिया में डालता हूँ, तो उसका जो कलर आता है सॉल्यूशन का, वो थोड़ा सा डीप ब्लू कलर का आता है। मैंने क्या रीजन बताया था वहां पे? बिकॉज ऑफ व्हाट? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने वहां पे एक रिएक्शन दिखवाई थी, याद है? तो सोडियम होता है, तो ये जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो। तो ये अमोनिया है, तो ये मेरे पास एक तो क्या बन जाता है, NaNH3X, ऐसा बना था कुछ कुछ। तो एक हिस्सा तो सोडियम के साथ जुड़ गया, चलो ये तो अपना अलग हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इलेक्ट्रॉन के साथ था, वो वाला हिस्सा था वाई। तो इसकी वजह से मेरे पास क्या आता है, तो जब भी लाइट गिरती है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा एक्साइट कर जाता है हायर लेवल पे, विजिबल स्पेक्ट्रम से लाइट को लेके जाता है ये। तो जब ये विजिबल स्पेक्ट्रम से लाइट को लेके जाएगा, तो उसी लाइट को ये ट्रांसमिट करता है, जो हमारी आंखों में हमको दिखाई देता है। तो बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इट एब्सॉर्ब some light of the visible spectrum and then it transmit which is visible to us. Okay? अरे बोलो। Yes, sir. तो मैंने क्या बोला है? तो why it is showing the deep blue color? लो, Respect. because of the ammoniated electron, they absorb the light from the visible spectrum, वो भी ब्लू कलर का, विबग्योर बी। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर, आ गया। एक बार जरा बताना, मान लो मेरे पास कार्बन दे रखा है, मान लो मैंने बोला है कि कार्बन मेरे पास 75% है, और मान लो मेरे पास हाइड्रोजन 25% है। तो इस टाइप के जो मैंने एवोगैड्रो के जो क्वेश्चन करवाए थे, वो किसी को याद है कि हम ऐसे करके निकालते थे कार्बन और हाइड्रोजन का एम्पिरिकल फॉर्मूला? जरा बताना। कार्बन का 75% है, तो कार्बन का वो कितना होता है, 12। तो फिर दूसरे कॉलम में ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, फिर इसका रेशियो निकालते थे, राइट? 75 अपॉन में 12, और ये है 25 अपॉन में 1। तो इसका कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा 72 हो जाएगा ना, 6 12 6 72, 6.25 हो जाएगा ये। भाई 12 6 72 होता है ना, Yes. और ये 21 अपॉन में 1 होता है, तो ये 25 आ गया। तो जरा इसका वो लेना सिंपल रेशो, ये 6.25 लेंगे। ये एक 6.25 एक 25 है, तो इसको सिंपल रेशो में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे हम? क्या सिंपल रेशो बन रहा है? 6 और 25 लेंगे ना, फिर उसके बाद माइनस नहीं करना होता। नहीं 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 नहीं, 6.25 अगर तुम लोगे तो क्या इसका सिंपल रेशो बन रहा है? अच्छा हम, अच्छा जो सर 6. पहले डिवाइड करेंगे ना छोटे ओके हाँ, वाले से। डिवाइड ओके करते ओके, हैं ना। तो इस पूरे को ही हम डिवाइड कर दें। ठीक है, चलो 6.25 से डिवाइड कर दिया, ये वाला 1 आ गया, और ये वाला कितना आ रहा है? ये 6 हमारा सर 6 3 18 6 सर 6 24। 2.5 से करते तो सर हाँ हाँ छोटा हाँ, पड़ता। 4 आ गया, 4 आ गया ना, अरे 4 आ तो गया, 6 6 24 और हाँ पॉइंट सर। पॉइंट, तो 6 6 24 आ तो गया। तो इसका मतलब 1 रेशो कितना आ गया है मेरे पास? 4 तो 1 रेशो 4 आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH4. CH4। CH4, पक्की बात है?
Yes, sir. सोच लो एक बार। ओके, अब मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन ना इस तरीके से दे रखा था कि एक सेकेंड, मान लो जो जो कंपाउंड है तुम्हारे पास वो 32 ग्राम दे रखा है, तो जरा बताना इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का कितना ग्राम है, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले। 16. तो जब इसका 16 है और जो असली वाला है वो 32 ग्राम है, तो इसका मतलब कितने नंबर से डिवाइड करो इसको? सर 2 से। 2 से। यही तो करते थे, तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया जाता था। तो जब ये 16 है तो अभी अब लेकिन 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 जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या, वो तो कह रहा है कि लेकिन वो तो 32 ग्राम है, तो भैया ये इसका कितना टाइम्स रहा होगा, फिर डबल कर दो, 2 टाइम। C2H8 कर दो, फिर यही तो रहा होगा फिर वो। Yes, sir. और इसका नाम क्या है C2H8 का? सर 10. इथेन। अच्छा अच्छा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ ना शायद। सर वो C2H6 होता है, I think. हाँ C2H, अच्छा ठीक है, ये मैंने एक्चुअली वो मान लिया है ना, इसलिए ऐसा हो गया है। मैंने ये हाइपोथेटिकल माना है, तो हाइपोथेटिकल माना है इसलिए ऐसा हो गया, एग्जाम में वो सब कुछ कैलकुलेट करके देगा। ओके ठीक है भाई, ये Yes. सब मैंने Yes, sir. हाइपोथेटिकल माना है, मतलब ऐसे ही अभी रैंडमली माना था, तो इसलिए ये सब ऐसा हो। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. अभी जितने क्वेश्चन मैं ये करवा रहा हूँ बेटा पूछूंगा सबसे, ध्यान रखना। लास्ट के 10 मिनट में भाग मत जाना, लास्ट के 10 मिनट कह दो चलो अब तो क्वेश्चन का टाइम होगा, भागो भागो। मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। सर हाँ हाइड्रोकार्बन से भी कुछ पोर्शन हटाया है ना सर इस बार? हाइड्रोकार्बन से तो कुछ नहीं हटा है, हाइड्रोकार्बन तो पूरा ही आ रहा है शायद, जितना मुझे याद है। उसमें से अच्छा हटा है सर ऑर्गेनिक वाले में से, एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर वो जो फास्फोरस का टेस्ट, नाइट्रोजन का टेस्ट, वही ना? हाँ, तो भाई वो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन थोड़ी है वो, हाँ मतलब सर जनरलाइज्ड है। सेम। हाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो। ओके, अब हमारे पास भाई आ रहा है, देखो अच्छा मैं तुमसे कभी क्वेश्चन आता है कि जो एक H2S होता है, H2S गैस जो होती है, वो H2S गैस नॉन लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है। लेकिन जो PCl3 होता है, PCl3 जो होता है वो मेरे पास एक तरह से नॉन प्लेनर होता है। तो अच्छा पहले बताओ कि ये H2S गैस नॉन लीनियर क्यों होती है, पहले ये समझाओ। H2S गैस नॉन लीनियर सर कैसे हो एस सकती पे है? एक लॉन पेयर होता है। आर यू श्योर एक लोन पेयर होता है या कुछ ज्यादा होते सर हैं? 2 होते हैं. भाई मतलब सर लोन पेयर होता है इस वजह से। ओके, सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? भाई 16 ग्रुप में लाइन कर रहा है ना ये, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोरियम, तो सल्फर 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब लास्ट में 6 है। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये सीधा बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा होता है भाई H और H। अरे तो भाई मैंने बताया था ना लोन पेयर भी तो होंगे ये, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, मैंने बताया था। लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी होता है, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में भी होता है। लेकिन ज्यादा किस में होता है? लोन पेयर एंड देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो उसकी वजह से बताओ ये टेढ़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा रिपल्शन की वजह से? तो जब ये टेढ़ा हो गया तो ये लीनियर हुआ या नॉन लीनियर हुआ? सर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर हुआ। अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये सीधा होता, क्योंकि कोई रिपल्शन करने वाला ही नहीं है। गॉट इट नाउ? PCl5 की जरा शेप बताना सारे बच्चे, वही वेस्पर थ्योरी का यूज करके, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का यूज करके। PCl5 का आर यू श्योर? क्या फास्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर है? No, sir. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 3 तो इधर आ गए एक ही प्लेन में, एक प्लेन में ऐसे 1 2 3, तो एक चले जाएगा ऊपर की साइड और एक चले जाएगा नीचे की साइड। तो अब और ये तो एक ही प्लेन में ऐसे करके PCl3, तो बताओ एक पिरामिड बनेगा ऊपर की साइड ऐसे, राइट, 3 डायमेंशन, और एक बनेगा ऐसे। देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे? हाँ. तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो कैन वी से दैट इज अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। Yes, एक पिरामिड ये रहा, एक पिरामिड नीचे। Yes. अर्पिता को समझ में आ रहा है? श्रेया सिंह, वैष्णवी, कोई डाउट है? चंदन, स्नेहा? नो सर. ओके No, sir. अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी PCl5 की? sp3. sp3, आर यू श्योर? मैंने बताया था हमेशा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर लिया करो और फिर आराम से निकल जाएगा। इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 5। तो 5 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। 3 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो sp3d हो गया। बोलो भाई, माइका, आस्था, Yes, sir. यस सर। क्या हुआ इतने शांत कैसे हो आज? कोई बोल ही नहीं रहा है। माइका बताएगी ये। माइका इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? सर 1 मिनट हाँ करने दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। सर ये तो दोनों फंक्शनल ग्रुप टाई वही है, पर तो फिर
प्रायोरिटी उसको देते हैं ना अल्कोहल को। NO2 ग्रुप तो OH सब्स्टिट्यूएंट को होता देंगे है। ना। हाँ हाँ बिल्कुल, NO2 ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, लगता है वो बस। तो एक सेकेंड, बिल्कुल। हो गया भाई? अच्छा तुम बता दो आस्था जब तक। सर सर वो 2 बता रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ बताओ बताओ बताओ। 2 मिथाइल 4, इसे NO2 को बोलते क्या है सर? नाइट्रो। हाँ 4 नाइट्रो 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, बट हाँ पेंटेनॉल का मतलब तो ये हो गया पेंटेन 1 ऑल 1 पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑल पेंटेन 1। 2 ऑल, सॉरी फिर पेंटेन 2 वेरी गुड, ऑल। शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या है, 1 हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है और इसको फंक्शनल ग्रुप को पास में रखना होता है। तो 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है, 4 पे नाइट्रो है। मिथाइल और नाइट्रो में से कौन पहले आएगा? M आता है पहले। तो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, और ये क्या है मेरे पास पूरा का पूरा पेंट, और 2 पे क्या लगा हुआ है? ऑल लगा हुआ है, पेंट 2 ऑल। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. आज तक कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। ओके लगता है बच्चों को बड़ी खुशी हो रही है, नए सर आ रहे हैं अब तो, क्या बात है, सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। हाँ भाई, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? केमिस्ट्री के लिए भी ढूंढ ले क्या? एक मैम आ रही है, मैंने सुना है, ऊषा मैम आ रही है। अच्छा, जा रहे हैं। क्या नाम है इस कंपाउंड का? ये तो चैलेंज है, चलो जो बता देगा वो मैं समझूंगा कि चलो उसका केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छी ये तैयारी। ओ लगा कहाँ पर रखा है? ये भाई इन दोनों के बीच में लगा हुआ है वो। अच्छा सर एक बार आप वो जो ब्रांच विद इन ब्रांच वाले जो लंबे से होते हैं वो वाला बता दोगे? हाँ हाँ श्योर श्योर, व्हाई नॉट, तो ये बताते हैं अभी। कीटोन ग्रुप बनने का क्या बीच में है कि O है डबल बॉन्ड के साथ? तो एक सेकंड जाओ, मेरे को कुछ अच्छा एक काम करो, एक काम करो, इसको ना ऐसे कर लो, एक सेकंड जस्ट। अच्छा एक काम करो, पहले इतने का बताओ, इतने का क्या होगा? इसका क्या नाम होना चाहिए? पेंटू ही नहीं बोलेंगे कैसे नॉर्मली? पर क्योंकि सर ये साइक्लिक भी नहीं, क्योंकि कंप्लीट भी नहीं हो रहा, तो फिर यही होगा शायद, पता नहीं सर फिर। ओके देखो, डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रही है? यहाँ से सर, पास पड़ पेंट रही है, 2E। हाँ नीचे 1 से। 2 3 4 और ये 5। तो ये तो बहुत ही सिंपल था भाई, उसको अगर एक लीनियर चेन है तो लीनियर चेन अभी पूरी तरीके से तो रिंग नहीं बनी है। तो लीनियर चेन जब रिंग नहीं बनी है तो अभी तो वो लीनियर ही मानी जाएगी ना, जब तक वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो यही तो बोला था मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, पेन 2 इन हो जाएगा। अभी तक तो ये पेन 2 इन है, लेकिन अब मान लो अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से कर दूं, मान लो मैंने क्या करा, यहां से एक ये निकाला, यहां से ये निकाल दिया, ठीक है, और एक सेकेंड जस्ट, मान लो ये मेरे पास ऐसे करके मैंने यहाँ पे ओ लगा दिया, पर यहाँ पे ऐसे ओ लगा सकते हैं, एक सेकेंड बस। अच्छा इसको डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा के ना, मैं यहाँ पे ओ एच लगा देता हूँ। ओके, तो जब मैं यहाँ पे ओ एच लगाऊंगा और यहाँ पे ऐसे कर लो इस तरीके से, अब बताओ। अब सही लग रहा है।
अच्छा, बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग लेते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल के लिए? ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड से भी ज्यादा? तो वो जो आपने पहले बनाया था स्ट्रक्चर, फिर वो भी एक बार बता देना। वो पॉसिबल नहीं है ना, कीटोन कभी खुले में नहीं आता ना, बीच में आता है। कीटोन मैंने वो ओपनली लगा दिया था, पर कीटोन कभी एंड में आता है क्या? नहीं सर। तो इसीलिए मैंने फिर अब इसे, लेकिन वो OH आ सर जाता है। ये सर नीचे में सर किनारे में क्या लगा रखा है सर, PE? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी है। अच्छा सर। नहीं हुआ, देखो भाई। सर एक सारे- मिनट एक बार दीजिए रुको बस। ट्राई करने में। ओके 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 ओके। बाकी महाअनुभव भी रिप्लाई कर सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है। कब है तुम्हारा स्नेहा पेपर केमिस्ट्री का? सर 1 मार्च। ओके वेरी गुड, काफी सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। तो इस टाइम का पूरा पूरा यूज करो रिवीजन के लिए। फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करो। सर हमारे पेपर भी ऑनलाइन है। अच्छा ऑनलाइन है, अरे वेरी गुड यार, एक तो इतना लेट हो रहे हैं और ऊपर से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चीटिंग करनी है, लेकिन मेन बात ये है कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ऑनलाइन में। और वैसे भी अब तो तुम्हें पता है कोरोना की वेव फिर से वापस आ रही है, सुना किसी ने? हाँ सर, सुना था मैंने। मुंबई में फिर से केस आने लग गए हैं, फिर से 4-4 5-5 हजार एक दिन बेंगलोर में। में तो 4000 है सर। तो अभी फिर से वेव आ सकती है वैसे वाली। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या करें यार, अब मुझको लग रहा है तुम्हारी 11th और 12th बर्बाद करने आई है कोरोना। नहीं सर, अब कुछ हुआ है सर। मुझे तो आता है, मेरा तो offline था। ओके हाँ भाई, नाम बताओ यार, अब क्या कर रहे हो, इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार। 1 देखो, ये तो OH का रुको बॉन्ड है। रुको सर, ट्राई करने दो एक बार। हाँ तो ट्राई तुमने कर लिया, तुम बस वो कर लेना, ठीक है। 1 2 देखो, 1 ये OH पे तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो OH लगा हुआ है, तो कार्बन यही तो होगी, कार्बन कोने पे होती है कार्बन। 1 2 3 4 और ये 5, डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड करना होता है, तो 1 2 3 4 5 हो गया मेरे पास। अब जरा बताना 2 पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? सर इथाइल। इथेन। इथेन या इथाइल? इथाइल, ठीक है। 3 पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो जरा बताना एक बार, अब इथाइल और मिथाइल में से कौन पहले आता है? इथाइल आता है। 2 इथाइल 3 मिथाइल, ये पूरा क्या है अपने आप में? पेंट है, पेंट। अब जरा बताना पेंट, अब इसमें इन कहाँ पे लगा हुआ है? सर दूसरे पे। तो पेंट Second पे। 2 इन और पेंट 2 इन 1 ऑल, एम आई राइट? अरे पेंट 2 इन और ये 1 पे ऑल लगा हुआ है, गॉट इट? नहीं आया समझ Yes. भाई Yes, मेरे? sir. 2 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, पूरा पेंट है, पेंट के बाद 2 इन पहले लिखते हैं और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, इजंट इट? जी सर। मुझे लग रहा है अभी तुम्हारा मतलब हमने इतना अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है तुम्हारे नोमेनक्लेचर में, तुम बता क्यों नहीं पाए वाला? ये वाला बताना जरा, इसका क्या नाम होना चाहिए? कार्तिक तुम्हारे पेपर कब है? सर मेरे 5 मार्च से हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? सर। ऑफलाइन है। ओके सर यूनिट टेस्ट जो इन्होंने अभी बनाए थे सर, सर जैसे मतलब केमिस्ट्री का तो ठीक था सर, लेकिन जो फिजिक्स का था ना, मैम ने ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन फिजिक्स में ही दे रही हैं बस। उल्टे सीधे मतलब न्यूमेरिकल्स? हाँ सर, जेई मेंस के थे 3 क्वेश्चन तो। उनसे बोलो क्यों जेईई में से क्यों दे रही हो आप, जो सीबीएसई का पैटर्न है और ऊपर से ऑनलाइन हुआ है इस बार सब कुछ, तो ये देने का क्या मतलब है? बाकी बच्चों ने कर लिया? सर नहीं, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने जुगाड़ लगा लिया सर, घर पे तो थे ही। अच्छा ऑनलाइन था? हाँ सर।
अच्छा अच्छा अच्छा, फेल वेल होने के तो चांस नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं डेरिवेशन दी थी या नहीं दी थी? सर, वो था ना ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का। अच्छा अच्छा ओके। भाई क्या हुआ तुम लोगों को इतना टाइम? अरे यार इतना टाइम थोड़ी लेना है यार। सर देखो देखो कैसे? देखो देखो, एक सेकेंड ठीक है। अब यहाँ पे एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी देती है वैसे भी कीटोन से, मैंने पहले ही बोला था। सर एक एल्कोहल बार से ज्यादा। अच्छा ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मेरा कीटोन है। अब भाई एक ही उसमें दो दो कैसे हो सकते हैं? होना तो किसी एक, कोई एक जंगल में एक ही शेर, मतलब एक ही राजा होगा, या तो ये। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी होता है। ये जो मैंने अभी ऑक्सीडेशन का समझाया था ना, ऐसे करके कहाँ गया वो, कहाँ गया, हाँ ये। तो ये प्रायोरिटी होती है ये, बाकी सब इसके इन्फीरियर होते हैं। तो अब जब यहाँ पे दो लोग मेरे पास है तो जरा बताना प्रायोरिटी कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक फिर तुम इसे अब कीटोन नहीं बोलोगे, तो फिर इस कीटोन का नाम चेंज हो जाता है। तो इस कीटोन का नाम हो जाएगा ऑक्सो। सेम ऐसी अगर मान लो OH होता तो OH को फिर तुम ऑल नहीं बोलते, फिर वो बन जाता हाइड्रोक्सी। अगर OH ऐसा ब्रांच के रूप में मिलता है, उसका अगर कोई पहले से सुपीरियर प्रेजेंट है, तो फिर तुम इसे हाइड्रोक्सी बोलते हो, ऑक्सो नहीं, आई मीन हाइड्रोक्सी बोलते हो, ऑल नहीं। ऐसे कीटोन को ओन नहीं बोलोगे, फिर तुम बोलोगे ऑक्सो। तो सर इसका तो जो कम प्रायोरिटी वाला होता है वो प्रीफिक्स में आ जाता है फिर? प्रीफिक्स में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो फिर जब वो एक सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स में आ जाएगा, वो एक सब्स्टिट्यूएंट के उसमें लिया जाएगा। ताली ओके कौन सर, बजा रहा है? 4 ऑक्सो बोलेंगे, नाम भी अगर 4 ही लेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एग्जैक्टली सेम, 1 2 3 4। ये ताली कौन बजा रहा है बीच बीच में? तो 4 ऑक्सो, और ये हो जाएगा मेरे पास पेंटेनोइक एसिड। गॉट इट? अगर सर यही समझ नहीं आया सर, ये ऑक्सो वाला सर फिर से समझाओ। यहाँ पे मैम दो ग्रुप है या एक ग्रुप है, बताओ फंक्शनल ग्रुप। 2 हैं। तो अब इनमें से सुपीरियर कौन है? कार्बोक्सिलिक वाला। कार्बोक्सिल वाला सुपीरियर होता है एल्डिहाइड और अल्कोहल से। तो अभी यहाँ पे ये जो कीटोन दे रखा है, कीटोन, कीटोन को हम बोलते हैं ऑक्सो, ऑक्सो। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो बताना अब यहाँ पे मिथाइल इथाइल तो कहीं है ही नहीं, तो 4 पे क्या लगा हुआ है? सर ऑक्सो। तो 4 पे ऑक्सो है। अब ये पूरी चार कार्बन चेन कितने की है? सर पेंटेन। पेंटेनोइक एसिड। और ये 1 पे क्या है? पेंट वनोइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड, बोलो एक ही बात है। गॉट इट? यस सर। अच्छा जरा बताना एक बार, वैष्णवी बताएगी। यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास हाँ OH। सर, थोड़ा और मुश्किल से और अरे थोड़ा ऐड कर। इतना इजी दिया है, सेम डिट्टो उसी के जैसा। बताओ। जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, इतना रिवीजन चल रही है, इतना थोड़ी टाइम लगेगा। अरे अभी तो बताया था यार, तुम बताओ आस्था। सर 5 हाइड्रोक्सी अभी मैंने बताया कि जब OH होता है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और जब O O O O डबल बॉन्ड O होगा तो इसको ऑक्सो बोलते हैं, जब वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ है। तो अब ये OH को तुम ऑल थोड़ी बोलोगे, अब तुम इसे हाइड्रोक्सी बोलोगे, क्योंकि इसके पापा जी बैठे हैं यहाँ पे COOH। तो फिर पापा जी के सामने कैसे आवाज निकालोगे? 1 2 3 4 5 6। तो 5 पे क्या हो जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या हो जाएगा फिर? पेंटेनोइक एसिड, सॉरी 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 सॉरी, हेक्सेन। हेक्सेनोइक एसिड। गॉट इट? तो वैष्णवी अगर OH उसके रूप में मौजूद है, ग्रुप के रूप में, तो उसका नाम क्या बन जाता है? ऑल या फिर हाइड्रोक्सी? हाइड्रोक्सी। और अगर डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड O 4 ऑल थोड़ी, ऑक्सो। ऑक्सो। अभी तो लगा ऑक्सो, ये रहा। क्या कर रहे हो यार सारे बच्चे?
अब मैं और नहीं पूछूंगा, अभी करवाते हैं विद इन ब्रांच, वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा। तुम्हारे स्कूलों में करवाया है ब्रांच विद इन ब्रांच वैसे मैम ने? हाँ सर, मेरे में करना है। ओके, तुम्हारे स्कूल में कुछ ज्यादा मतलब लेवल लेके चलते हैं मेरे ख्याल से, तुम्हारे स्कूल में डीपीएस वाले में। हाँ सर, लेके चलते। इसका नाम बताओ, ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया मैंने। सर 3 इथाइल 4 डाई इथाइल सर हेप्टेन। सर 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 ये तो बोला 7। था। हाँ बिल्कुल सही है। ब्रांचिंग कहाँ से पास पड़ रही है? यहाँ से पड़ रही है, यहाँ से तो चौथे पे पड़ेगी, यहाँ से 3 पे पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल और 4 पे ये वाला मिथाइल। सो 3 इथाइल क्योंकि C2H5 है, और पोजीशन अलग अलग साइन करते हैं, 4 4 डाइमिथाइल, और ये पूरा क्या हो जाएगा फिर? हेप्टेन। हेप्टेन हो जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? बोलो। तो भैया ये तो था एक अच्छा सा नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो इक्विलिब्रियम में, मान लो अगर तुम्हें एक सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, और जब तुम इसकी हाफ O2 से रिएक्शन करवाते हो तो ये इक्विलिब्रियम में है और ये SO3 बना रहा है, तो जरा बताना इसका 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 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तुम क्या बोलोगे, जरा बताना एक बार। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। और जो पावर होती है वो कैसे आती है? जो आगे की साइड होता है, पावर बन जाती है। हाँ, जो पावर, जो आगे कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है, राइट? तो SO3 तो यहाँ हो जाएगा, ये रहा, और ये मेरे पास नीचे क्या हो जाएगा, जरा बताना। SO2 ये हो जाएगा, राइट? और इनटू होता है या प्लस होता है? सर इनटू। इनटू, और ये O2 यहाँ पे, और ये मेरे पास जो आगे हाफ है वो क्या हो जाएगा? हाफ यहाँ पे आ जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? तो ये मेरे पास यस। क्या आ गया? अच्छा ठीक है, मान लो अब अगर मैंने इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब अगर मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये O2 बचेगा, ये इक्विलिब्रियम में, और ये हो जाएगा मेरे पास 2SO3। तो जरा बताना, अब जब मैं इसका K2 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? K1 to the power 2। SO3 की पावर 2। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही हो, वेरी गुड, शाबाश प्यारी बच्ची। तो बिल्कुल वो जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, इसका स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे O2 का। तो अब जरा बताना K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन हो गया फिर? ये K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन हो गया? देखो ध्यान से देखो तो इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ये बराबर कैसे होगा? तो जब मैं K1 का स्क्वायर करूंगा तभी तो बराबर हो पाएगा। अरे तो K1 square is equal to K2। यस, और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पे, याद करो, कि जिस भी नंबर को हम जिससे डिवाइड करते हैं तो उसके हमें पावर लगानी, वो उसके स्क्वायर टाइम्स इक्वल हो जाएगा। याद करो, K1 की प्रॉपर्टी बताई थी ना। अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखता तो नया वाला के कैसा हो जाता? पुराने वाले का रेसिप्रोकल। भूल गए हो क्या तुम लोग सब कुछ? सर हाँ सर जब भी हम वो Kc कैलकुलेट करते थे उसमें लिक्विड और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं ना। 1 लेके चलना है, यस यस यस, प्योर कंपोनेंट के 1 लेके चलते हैं। सॉलिड अपने आप में प्योर होता है, तो जो भी प्योर कंपोनेंट होते हैं उनकी 1 लेके चलते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है, वो अपने आप में इक्वल है ना, प्योर प्योर। जब किसी के अंदर कुछ मिक्स होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेकिन जो प्योर कंपोनेंट होते हैं सॉलिड, एक प्योर लिक्विड, वो अपने आप में प्योर है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है अपने आप में, मैक्सिमम अपने आप के लिए वो खुद होते हैं मैक्सिमम। मैंने क्या बताया? अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिखता इस वाली को, तो ये क्या हो जाता है? नया वाला के पुराने वाले का रेसिप्रोकल, जितने नंबर से डिवाइड करते हैं उतनी लग जाती है पावर। गॉट इट? तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो पुराने वाले पे स्क्वायर लग गया, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो पुराने वाले पे 4 आ जाता है यहाँ पे, ये नया वाला केस ही है। गॉट इट? ये चीज मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताई, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। ठीक है भाई? Yes. अरे बोलो। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में तुम्हें वो क्या बोलेगा कि तुमको एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल रखा है। मान लो मैंने तुमसे बोला कि व्हाट विल बी द पीएच, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ओके, ऑफ CH3COOH, CH3COOH, और मैं तुम्हें इसका K दे रहा हूं, मान लो 1.74 इंटू में 10⁻⁻5। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाएगा K, ये क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। तो जरा बताना कैसे निकालोगे पीएच? पीएच निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है, पीएच होता है माइनस का लॉग H प्लस। तो तुम्हें H प्लस पता है क्या?
नहीं पता है। तो तुम्हें Ka दे रखा है और तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और K के टर्म्स में कोई H प्लस का फॉर्मूला होता है? सी अल्फा स्क्वायर वाला। सी अल्फा स्क्वायर होता है H प्लस या फिर या सी अल्फा होता है सिर्फ? सोच लो एक बार। पर मैम सी अल्फा यहाँ पे तो, एक सेकंड मैम, यहाँ पे तो सी अल्फा है ही नहीं। मतलब तुम सही बोल रही हो, फॉर्मूला के जो आयन होते हैं उनके लिए सी अल्फा होता है और जो के और के बी होते हैं उनके लिए सी अल्फा स्क्वायर होता है। पर यहाँ पे तो दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं तो कॉन्सेंट्रेशन और के बीच की बात कर रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला जो वहां पे आया था, शायद नोटिस नहीं किया, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे पास होता है रूट में के ए इंटू में सी। तो जब H प्लस तुम्हें निकालना है, तुम्हें K दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो सारे बच्चे एक बार इस फॉर्मूले को एकदम अपने माइंड के अंदर बसा लें। H प्लस इज इक्वल टू रूट के सी। रूट के सी, के का मतलब क्या है, एसिड या बेस के लिए। तो सारे बच्चे बोलेंगे रूट के सी। आस्था एक बार जोर से चिल्ला के बोलो रूट के सी। रूट के सी। सारे बच्चे बोले एक साथ। माहिका तुम भी बोलो। रूट सब के बच्चे सी। बोले रूट के सी। बोलो कार्तिकेय, रूट के क्या है? संकल्प, श्रेया, रूट के सी। यस अर्पिता, अर्पिता बोलो। कुछ बच्चे तो बोलते ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत बोलो। तो ये के कितना हो जाएगा, 1.74 इंटू में 10⁻⁻5, और ये सी कितना दे रखा है तुम्हें, 0.01 राइट, 0.01 दे रखा है ना। तो इसका कैसे आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ये 1.74 है, ये 0.05 है, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर। और फिर जब H प्लस आ जाएगा तो फिर pH की वैल्यू क्या होती है, माइनस का लॉग H प्लस की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। गॉट इट एवरीबडी? यस। तो बस वहां पे लॉग की वैल्यू तुम्हें देता है, ठीक है, तो ऐसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। आस्था, केपी और नहीं सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन क्या होता है? सीपी और करना सर एक बारी। श्योरली श्योरली, सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन क्या होता है? Cp minus Cv is equal to R. ओके, और डेल्टा H और सीपी के बीच का क्या रिलेशन होता है? Cp is equal to delta H upon. याद आया, मैंने एक चीज बताई थी, डेल्टा H जो होता है वो क्या होता है, सीपी इंटू डेल्टा टी। जब हमने वो चीज ड्राइव करी थी, एनसीपी डेल्टा टी था, याद आया, नंबर ऑफ मोल भी था। ये तो 1 मोल के लिए हो गया। और डेल्टा यू कितना आया था? Cv into delta T. ये फॉर्मूला सब बच्चे याद रखेंगे, वो तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम दे सकता है, टेम्परेचर चेंज दे सकता है, तो वो तुमसे डेल्टा एच या इंटरनल एनर्जी पूछ सकता है। ओके एवरीबॉडी, तो ये फॉर्मूले सब लोगों के एकदम टेस्ट पे होने चाहिए, बिल्कुल एकदम, इसमें कोई भी कोताही नहीं बतननी है। संकल्प, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी का? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा RNG प्लस NRT। नहीं नहीं भाई, क्या बोल रहे हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। यस, डेल्टा एच प्लस डेल्टा टी, नहीं टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस। प्लस थोड़ी होता है, माइनस होता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ठीक है ना। तो इसमें हमने 6 केस पढ़े थे, याद आया, कब स्पॉन्टेनियस होता है कब नहीं होता है। तो डेल्टा जी Yes. जब जब नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। आज तक ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है वैसे? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है अपने आप में? सर किसी और से मैं पूछ लूंगी जो रिएक्शन अपने आप हो जाती हैं उनको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, और जो रिएक्शन हमें कंडक्ट करवाने की जरूरत पड़ती है, जिसको एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। जैसे वाटर कभी कभी अपने आप वेपर बन जाता है, तो वो हमने बनवाया या अपने आप बन गया, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा, सारे बच्चों के पास पेन और कॉपी है। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां तक वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है, कि तुम्हारे पास एक नाइट्रिक एसिड दे रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये 69% दे रखा है ना बाय मास। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, मतलब फेवरेट होता है ये टीचर्स का। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरे पास 15.44 मोल पर लीटर दे रखी है, मोल पर लीटर। तो जरा इसकी डेंसिटी बताना कितनी होगी?
60% बाय मास दे रखा है नाइट्रिक एसिड, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है वैसे, क्या दे रखा है तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन, अगर तुम्हें खुद ही दे दिया उसने तो? मोलारिटी। वेरी गुड, तो इसका मतलब मोलैरिटी तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है। मोलैरिटी जब तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू में 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 लीटर का मतलब क्या हो गया सर अपॉन में सर 1 लीटर। हाँ वही अपॉन में, डेफिनेशन बोल रहा था मैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर। ठीक है। और ये मेरे पास क्या है नीचे, वॉल्यूम आ जाएगा ना नीचे, तो वॉल्यूम। अच्छा, और वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास। सर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास इनटू डेंसिटी। हाँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे मास बाय पास, डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी। ओके, अच्छा जरा बताना, जब ये तुम्हें 69% दे रखा है तो उस सॉल्यूशन के अंदर इतना परसेंट है, 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड हुआ ना भाई, परसेंटेज का मतलब हम 100% को 100 ग्राम मानते हैं ना टोटल सॉल्यूशन। जब टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड कितना ग्राम है, 69%। 69 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज को हम ग्राम मान लेते हैं। हाँ सर, तो अगर 100% तुम्हारा सॉल्यूशन था तो वो 100 ग्राम हो गया, तो उसके अंदर 69% नाइट्रिक एसिड, तो 69% का मतलब 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। तो ये 69 इतना दे रखा है ये रहा, और ये 100 क्या हो जाएगा फिर, ये सॉल्यूशन का हो जाएगा। अरे यस और नो, यस सर। तो जरा बताना मोलैरिटी अब कितनी दे रखी है तुम्हें, 15.44, गिवन मास कितना दे रखा है, 69 ग्राम। भाई ध्यान रखना, जो परसेंटेज होता है वही ग्राम बन जाता है। मैंने बोला कि मेरे 100 में से 69 मार्क्स आए, तो मेरी परसेंटेज कितनी आएगी फिर, मेरे 100 नंबर में से 69 मार्क्स बैठे तो मेरी परसेंटेज कितनी आएगी, 69%। तो वही वाली बात तो है, वही ग्राम को उन्होंने फिर परसेंटेज में दे दिया। तो ये सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट का मतलब ये, और ये पूरा सॉल्यूशन के लिए ये वाला 100 ग्राम। तो ये नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 63। 63.5 होता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो 63.5 होता है नाइट्रिक एसिड का HNO3, और इसका मास कितना हो जाएगा 100, और डेंसिटी हमें निकालनी है, जरा निकालना कितनी आ रही है डेंसिटी प्यारे बच्चों, तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या कोई, टीवी की नहीं आ रही होगी, निकालो भाई कितनी आई है, हो गया है भाई। अच्छा एक चीज सुनो सारे बच्चे, भाई वॉल्यूम को डेसीमीटर, वॉल्यूम अपॉन में 1000 होता है ना ml के लिए, याद करो मोलैलिटी में, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम इन ml और अपॉन में 1000। तो हमने तो वॉल्यूम का तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, मास अपॉन में डेंसिटी, तो वाला 1000 तो ऊपर आ जाता है ना, यस याद करो, तो वो 1000 भी करना पड़ेगा। अगर ये लीटर में होता तो हम वो 1000 नहीं लगाते। गॉट इट एवरीबॉडी, कितना आया है वैसे, चलो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन तो मैं करनी पड़ेगी, तुम चाहो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। अच्छा कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस होता है कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की होती है 1, तो इसलिए इस तरीके से क्रॉस करोगे तो CuNO3 बनता है। तो CuNO3 तो अभी भी जरा बताना एक बार, अगर Cu है तो Cu का कितना होता है 63.5, और ये नाइट 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन एक होता है 16, लेकिन ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 14, ये 48 हो गया है, 48 और ये मेरे पास हो जाएगा फिर 2 और ये 63, इट वुड बी अराउंड 187 हो जाएगा ना, 187.5 एवरीबॉडी। यस तो जब कॉपर नाइट्रेट मेरे पास 187 है तो इसका मतलब ये इसका एक मोल का मास माना जाएगा या नहीं, माना जाए। तो ऐसा देखा गया है कि जब तुम इसको हीटअप करते हो, या मान लो ये मेरे पास पूरा एक कंपाउंड है, तो ये मेरे को एक एक मोल Cu देता है, तो इसका एक मोल में कितना वजन है 187.5, तो इसका एक मोल कितना दे रखा, कॉपर का एक मोल कितना हुआ, सर कॉपर 60.5। 63.5,
तो अब क्वेश्चन एक्चुअली में वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है, तो जरा बताओ 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने अमाउंट से आएगा। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। क्वेश्चन उसने बोला कॉपर नाइट्रेट से कॉपर आता है, तो जरा बताओ 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने अमाउंट से आएगा। यूनिटरी मेथड है, मूल कॉन्सेप्ट बहुत इजी। जरा बताना 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने से आएगा। यस नेहा, आस्था, माइका। 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने से आएगा। सर डिवाइड कर देंगे। ऑफ कोर्स भाई, जब 63.5 187 से आ रहा है, ठीक है, तो फिर 1 ग्राम कितने से आएगा। यूनिटरी मेथड है। 187.5 को डिवाइड कर देंगे 63.5 से। ऑफ कोर्स प्यारी बच्ची, वेरी गुड। अगर मैं 1 ग्राम की जगह पे 10 ग्राम देता, तो डिवाइड करने के बाद फिर तुम 10 ग्राम से मल्टीप्लाई भी तो करते। यस सर। यूनिटरी मेथड। तो बस वही तो रिलेशन चाहिए होता है। सर 6.4 के आसपास। 6.4 मुझे गड़बड़ लग रही है, तूने कुछ मैं गड़बड़ तो करी है। 6.3 सर। 6.3 मुझे तो अभी भी लग रही है भाई। 63 6 का, सॉरी सर 2.3 2. हाँ 2 पॉइंट में आना चाहिए इसका आंसर। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। गॉट इट एवरीबॉडी। प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके अच्छा, एटम के अंदर तुम लोगों को मैंने एक स्पेक्ट्रल लाइन बताई थी, लाइमन बेलमर पैशन ब्रैकेट पी फंड। स्पेक्ट्रल लाइंस याद करो। तो जो पहली वाली होती है वो तो ग्राउंड स्टेट होती है, राइट, लाइमन। अब जो दूसरी वाली होगी वो तो सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट मानी जाती है ना। अरे बोलो। जब मैंने Yes. समझाया था कि डेस्टिनेशन मैटर करता है, कहां से आया वो मैटर नहीं करता। तुम किसी की शादी में पहुंच जाओ कि और भाई मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ यार, दिमाग खराब हो गया, तो दूल्हा तुम्हें देखेगा भी नहीं कि भाई यहाँ से, तो यहाँ पर आ गया, बात खत्म। तो उसको ही बता रहे हो कहाँ से आए हो तुम, उसकी शादी हो रही है भाई, और तुम उसको ये बता रहे हो कि मैं झांसी से आ रहा हूँ। तो क्या क्यों आ रहे हो झांसी से, कहीं से भी आओ, आ तो मेरी शादी में ही रहे हो ना। कोई मेरे को बोल के दिखाए, मैं बताऊंगा उसे अच्छे से। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास ग्राउंड है और ये सारी के सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट 1 2 3। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है एक्साइटेड स्टेट 3 से एक्साइटेड स्टेट 2 पर, एक्साइटेड स्टेट 3 से एक्साइटेड स्टेट 2 पर, तो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है कि कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में आया है वो। सर बाहर वाली से अंदर वाली। अबे बाहर वाली क्या होता है, नंबर बताना भाई, कौन से नंबर से कौन से नंबर पे आया है। एक्साइटेड स्टेट 3 से वो एक्साइटेड स्टेट 2 पे आया, तो कौन से नंबर से कौन से नंबर पे आया है। सर 3 से 2 पर है। भैया ये ग्राउंड स्टेट है, हाइड्रोजन के लिए होता है, और ये इसके ऊपर वाले शेल है, तो ये एक्साइटेड स्टेट 1, ये एक्साइटेड स्टेट 2, ये एक्साइटेड स्टेट 3। तो जरा बताना शेल कौन सी है, शेल नंबर 1 हुई, ये शेल नंबर 2, ये शेल नंबर 3, ये शेल नंबर 4। तो वो कहां से कहां आया होगा। सर 4 से 3 तो 4 से 3 आया होगा ना, यस क्योंकि पहली वाली ग्राउंड इंक्लूड हो गई ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा एक्साइटेड स्टेट 3, तो भैया 3 हो गया, 3 से 2 में गया है, एक ऐड कर देते हैं जब वो एक्साइटेड का वर्ड यूज करता है। तो गॉट इट एवरीबॉडी। तो यस जब वो 4 से 3 में आ रहे हैं, तो मैटर क्या करता है हमारे लिए, 4 या 3, याद करो। 3। तो 3 के लिए कौन सी सीरीज होती है, लाइमर बेलमर पैशन, या ब्रैकेट पे पैशन हो गई। तो मैंने बताया था लाइमर के लिए यूवी, लाइमन बेलमर के लिए विजिबल, और बाकी तीनों के लिए इंफ्रारेड। तो ये कौन सी रेडिएशन देगा, इंफ्रारेड। पक्का श्योर, सोच लो एक बार सारे बच्चे। यस सर। तो मैंने एक चीज बताई थी, 1/λ इज इक्वल टू ये, मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू आर। ये याद आया किसी को, फॉर्मूला याद करो भाई वहां पे, 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, याद आया किसी को। अरे भाई सेकंड चैप्टर का बहुत हाँ सर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे तुमको सब कुछ निकालना है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेवलेंथ सब कुछ निकालना है, और ये लाइमन सीरीज है। अब अगर ये लाइमन सीरीज है, तो जरा बताओ लाइमन सीरीज के अंदर, और ये बोल रहा है कि लोवेस्ट तुम्हें निकाल, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जस्ट एक अगला वाला लेते हैं। तो लाइमन तो पहली सीरीज होती है, तो वो इसका मतलब कहां से कहां आया होगा, 2 से 1 में ही तो आया होगा, क्योंकि जब वो 2 से 1 में आया तो ये लोवेस्ट एनर्जी आई ना, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। यस। भाई एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, तभी तो E इज इक्वल टू एच म्यू आया था। तो जब तुम्हें कम एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कम एनर्जी आएगी। और कम फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब वो ज्यादा लंबी जंप मारे या थोड़ी सी जंप मारे, थोड़ी सी जंप मारे, क्योंकि जब भी कोई हाइयर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करते हुए आता है, देखो एनर्जी रिलीज करते हुए आना है। तो जब हाइयर से लोअर पे आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा, और जब जब एक स्टेप करेगा तो एनर्जी हल्की से रिलीज करके आएगा। ठीक है, गॉट इट नाउ।
तो इसका मतलब अगर ये लाइमन आ रहा है तो भैया n1 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा वाला लें, 5 लें, इनफाइनाइट लें, क्या लें? सर 2 लेंगे। 2 लेंगे ना, अभी तो बोला मैंने कि एनर्जी कम आनी चाहिए, कम बोला है उसने, तो 2 लेंगे क्योंकि 2 से 1 में आएगा तभी तो कम एनर्जी आएगी। तो जरा बताना एक बार कितनी आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी होती है 1.09677 यस सर। 1.09677 सब बच्चे रट्टा मार के रखेंगे। और पावर भी होती है 10 रेज टू पावर। 1.0 हाँ थोड़ी होता है सर। सर पॉइंट नहीं आता है। सर 109677 पर सेंटीमीटर। एक सेकंड, तुम तुम सर ये एक मीटर सेकंड, में आता है हाँ पॉइंट में। तुम ये लोग पावर को भी हटा रहे हैं, मैं मीटर इनवर्स में ले रहा हूँ भैया। ओके 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 मीटर में ले रहा हाँ हूँ सर, मैं, बात वही आ गई सर। ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लोगे सारे बच्चे प्यारे प्यारे, तो इससे यस सर। वेवलेंथ निकल के आ जाएगी, उल्टा कर देना बाद में। अब जरा बताना फिर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एचम्यू होती है। एचम्यू का मतलब क्या होता है, एससी बाय लैम्डा, एनर्जी निकल जाएगी, बोल दो भाई। हाँ सर और म्यू कैसे निकलती है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा तो वेवलेंथ तुमने निकाल ली, सी की वैल्यू तुम्हें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे भी नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। अच्छा आस्था, जरा बताना डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। रीजन क्या दोगी इसका? सर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। रीजन, ये तुमने तो वही बात बोल दी, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो रीजन क्यों क्यों लूज करता है आसानी से? सर क्योंकि न्यूक्लियस का वो शील्डिंग इफेक्ट का नहीं नहीं, न्यूक्लियस एक पेरेंट की तरह होता है, तो जब वो पेरेंट से बच्चे दूर हो जाएंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे या सुधर जाएंगे? बिगड़ेंगे। तो वो बिगड़ जाएंगे, तो बिगड़ जाएंगे तो कोई भी किसी के साथ भी चले जाएंगे, तो वो निकल तो गया। लेकिन जिन पेरेंट्स को पूरा पूरा एकदम 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, तो क्या वो बिगड़ पाएंगे कभी? नहीं, नो। तो इसलिए तो फिर वो अच्छी बात है, तो यही तो बात चाहिए हमें, ठीक है। तो अच्छा जरा बताओ पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है पीरियड के अंदर जाने से? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड के अंदर जाने से लेफ्ट टू राइट। सर सर डिक्रीज इंक्रीज कर। करती है। अरे यार, मैंने एक चीज बताई थी, जो जितना गेन करता है उतनी एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि गेन करने पे एनर्जी निकल के आती है। तो जो पेरेंट अपने बच्चों का ध्यान रखना है, साइज छोटा होता जा रहा है, तो जो पेरेंट अपने बच्चों का ध्यान रखता है वो दूसरे का भी तो ध्यान रख सकता है, सर बताया था मैंने तो ना। इंक्रीज ही बोला था। तो इसलिए इंक्रीज बोलना था, क्योंकि जो छोटा साइज है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि कोई बात नहीं भाई, तुम भी आ जाओ, मेरे पेरेंट बड़े अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं। वहां के पेरेंट लफंडर टाइप के हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब बहुत मतलब दूर दूर है ना यार, उनके 10-10 तो बच्चे हैं, 20-20 बच्चे हैं मान लो, तो भाई इतनी सारी शैल है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वही तो बोलेंगे अब। तो अगर 20-20 30 बच्चे हैं तो उनको अपने बच्चों का ध्यान नहीं है कौन सा बच्चा क्या कहाँ पे है, और तुमने बोल दिया कि हमारे बच्चे का भी ध्यान रखो, तो क्या वो रख लेंगे? बस साहिल कंट्रोल योरसेल्फ। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो पाएगा फिर, गॉट इट? सर हाँ हाँ, पर सर अगर इलेक्ट्रॉन्स पास पास होंगे न्यूक्लियस के तो एनर्जी तो कम देनी पड़ेगी ना। क्या कम देनी पड़ेगी? सब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। मैम amount of energy release when electron is added into it, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एनर्जी निकालते हैं, तो जितनी जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेंगे। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन देनी नहीं है कि जाओ जाओ अंदर जाओ, फर्क है, नहीं है बस उनमें। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा तो मैं एनर्जी निकालूंगा, अगर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन गेन करना तो मैं ज्यादा एनर्जी निकालूंगा, अगर मैं नहीं चाहता तो मैं नहीं निकालूंगा, भागो ऐसे मेरे को मत दो। तो वो वाले अगर अगर कोई एनर्जी कम निकाल रहा है इसका मतलब उसने गेन किया ही नहीं है, और जो एनर्जी ज्यादा निकाल रहा है इसका मतलब वो बड़ा खुश चल रहा है, उसने गेन कर लिया उसे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा सा, थोड़े से फिनोमेना गलत कर रखे हैं तुमने अपने माइंड के अंदर सब लोगों ने। IF5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? चुप रहना सारे बच्चे, चुपके से बताएंगे मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, एक प्यारी बच्ची ने आज एक क्वेश्चन पूछा था, उस प्यारी बच्ची का नाम है, क्या नाम है, तो नाम ही भूल गया,
श्रेया था, हाँ राइट श्रेया। हाँ सर, तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने मैसेज किया था अभी आपको। अच्छा अच्छा, तो मैसेज करने से अच्छा तुम बोल ही देती फिर। इतना शर्माते हैं इन बच्चों से, डरो मत, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। आप लगातार पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा अभी जब अच्छा रुकोगे तो अच्छा, बोल दूँ। ओ ओके 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 ठीक है। तो ब्रांच विद इन ब्रांच वाला भी बता दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, तो ब्रांच सर के एग्जाम और में आ सर रहेगा तुम्हारा। रेजोनेंस करा देना सर, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर है ना सर वो। रेजोनेंस का तो मैंने करवाया हुआ है, एक बार रिकॉर्डिंग जाके देखो, मैं नहीं, करवा देता एक हूँ, मुझे आध कुछ एक आध क्वेश्चन की अरे प्रैक्टिस मैंने है। नाम किससे सेव किया है तुम्हारा, मैं नाम भूल गया। तुम्हारे दो नाम है ना? शुभी से होगा। हाँ शुभी शुभी शुभी, ओके ओके मिल गया। अरे वाह, तुमने तो पगड़ी पहन रखी है। ओके, तुम वो हो क्या, बजरंग दल से जुड़ी हुई हो क्या तुम? ये सर तुम्हारी रामायण थी घर पे, क्या? रामायण थी घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, रामायण थी, ओके ओके ओके। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड गाइस, इसने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था वो, नाम कहाँ गया उसका यार। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। सुबह मुझे मिल नहीं रहा, जल्दी से एक बार जरा दोबारा भेज दो वो, ठीक है? क्विकली अभी। भेज। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे थे कार्तिकेय? सर मैं कह रहा था अच्छा अच्छा सर अच्छा, क्वेश्चन हाँ सर, हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ, एक सेकंड देखो, ब्रांच विद इन ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? तो हमने ब्रांच विद इन ब्रांच के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ब्रांच विद इन ब्रांच का मतलब, तुम्हें अगर मान लो एक सिंपल से तुम्हें एक ब्रांच दे रखी है, और जब एक सिंपल से तुम्हें सुबह आ गया मेरे को, ठीक है? तो अगर एक ब्रांच दे रखी है और जब तुम्हें उसकी नोमेनक्लेचर करनी है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे तुम ब्रांच के अंदर एंटर कर रहे हो, तो फिर तुम्हें क्या सबसे पहले कंसिडर करना पड़ता है, याद करो जरा, मैंने क्या बोला था? तो हम एक लॉन्गेस्ट। ब्रैकेट 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 से स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास 10 का कंपाउंड है, और 10 के कंपाउंड के बाद मान लो तुम कहां पे एंटर कर गए हो 10 कंपाउंड के बाद। तो 10 कंपाउंड के बाद तुम छठी कार्बन पे ब्रांच आ गई है, तो ब्रैकेट के अंदर जाके तुम पहले उस ब्रांच को सॉल्व करोगे, और फिर तुम पूरे के पूरे उसका नाम लेके फिर ब्रैकेट को क्लोज करके वापस आ जाओगे। तो जैसे कि मान लो मैंने बोला मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लो अब ये ना इस तरीके से हो रखी है, मान लो ये है मेरे पास। तो अब ये मेरे पास ब्रांच विद इन ब्रांच का स्ट्रक्चर है, तो जरा बताना एक बार इसका नाम क्या होना चाहिए? सर 4 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल हेप्टेन। ब्रैकेट नहीं लगाओगी? हाँ सर, मतलब 4 के ब्रैकेट में ओके। 1,1 डाइमिथाइल। हाँ भाई, बाकी लोग? अच्छा, बाकी सबने कर लिया है? देखो हमारे पास एक प्यारी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर पूछा है सुभी ने, इसका नाम है टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा, अभी आते हैं इसके ऊपर। टेट्रा टर्शियरी, टेट्रा का मतलब 4, टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये है मीथेन। तो टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये है तो मिथाइल, मतलब बीच में मिथाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या मीनिंग होता है? मतलब एक ऐसी कार्बन जो कि टर्शियरी है, और वो टोटल मिलके 4 बन रही है। तो क्या ये टर्शियरी ब्यूटाइल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बताना ये वाली कार्बन को, ये वाला स्ट्रक्चर, क्या ये टर्शियरी ब्यूटाइल है? नहीं सर ये नहीं। अरे यार यही तो है, ये वाली कार्बन पे भाई देख, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये वाली कार्बन टर्शियरी हुई। हाँ सर 3 टोटल डिग्री हो गया। और टोटल कार्बन ये कितनी है? 4, 4 का मतलब ब्यूटाइल ही तो होता है। ब्यूटेन हो गया, लेकिन अब ये जुड़ेगा तो ब्यूटाइल बन जाएगा ना। हाँ अच्छा, सर। और ये कितनी जुड़ी हुई है ऐसी टर्शियरी ब्यूटाइल? सर 4। 4। तो इसका मतलब और इस मीथेन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यही सारी होंगी। तो जरा देखो, ये एक टर्शियरी ब्यूटाइल ये रहा, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ये रहा, समझ में आया श्रेया? एक टर्शियरी ब्यूटाइल ये रहा, और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ये रहा।
तो कितने टर्शरी सर ब्यूटाइल हो गए? फिर ये मीथेन कैसे आया? मैम क्योंकि मीथेन तो मेन कार्बन का वो है ना, मेन चेन, पेरेंट चेन, और ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है जो इस पे, जो हाइड्रोजन की जगह पे बस ये टर्शरी ब्यूटाइल आया हुआ है, हाइड्रोजन की जगह पे हैवी बना दिया है उसको। आया समझ में? नहीं आया? नहीं हाँ, आया सर। अच्छा, ओके ओके ओके। मैम मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, अगर अगर मैं सिंपल बोलता हूँ मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन को तुम क्या बोलती हो? CH4 ऐसे करके लगाती हो, मीथेन। यस सर। ओके, अब ना टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है, ये जो तुम देख रहे हो स्पॉटलाइट, यस, ये देख पा रहे हो, ये एक टर्शरी ब्यूटाइल है। तो पहले ये एक टर्शरी ब्यूटाइल आती है, ये कहती है ओए तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे, चल निकल, मैं आ रही हूँ। तो फिर कहता है ठीक है आप आइए बहन जी। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल एक हो गया, तो ये अभी हुआ है मोनो टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन हो गया, मोनो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, यस और नो? यस सर। क्योंकि एक टर्शरी ब्यूटाइल आया। फिर ये एक और आती है, कहती है चलो हम इस सर पूरे आ गया समझ आ गया। वेरी गुड, शाबाश, ये तो मुझे पता था। तो अब ये दूसरा बार आ गया, फिर ऐसे ये भी आएगा, राइट, फिर ऐसे ये भी आएगा। तो अब समझ में आ गया? अब ये यस सर। अब ये जो मेरे पास नाम है, बताओ इसका नाम क्या? क्वेश्चन पूछा था इसका, कह रहा है आयुपैक नेम बताओ इसका। ये तो भी कॉमन नेम हो, तो इसका आयुपैक नेम क्या होना चाहिए? इसका आयुपैक नेम क्या होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों? हमें आयुपैक नेम के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, एक बात याद आया? यस सर। लॉन्गेस्ट चेन, तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा तो जरा देखो, एक लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है 1, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, चलो ऐसे ही लेते हैं क्योंकि तुम हमेशा ऐसे ही करते हुए आए हो ना। 1 2 3 4 और ये 5, समझ में आ गया? क्या इससे बड़ी कोई लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है? और नो इससे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन और हो सकती है? नहीं हो सकती है। जरा बताना, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये 4 पे भी मिथाइल है और इस पे भी मिथाइल है। तो ये मेरे पास कितने मिथाइल हो गए? 4 मिथाइल हो गए। तो सर कैन 2 वी, 2 4 4 तो 2 2 और 4 4 टेट्रा मिथाइल हुआ, मिथाइल, हाँ। क्योंकि 4 मिथाइल हो गए टेट्रा मिथाइल। लेकिन 3 पर तो गंद मच रखा है। देखो 3 पे एक टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा, और 3 पर एक टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा, तो कितने ब्यूटाइल हुए? टर्शरी ब्यूटाइल 2 हुए डाई ना। 2। तो इसका मतलब कैन आई से दैट 3,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि 2 टर्शरी ब्यूटाइल हो गए ना। अरे बोलो, यस सर। 3 पे एक टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा, 3 पे एक टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा, और बाकी मिथाइल मिथाइल ये रहे। और ये आगे क्या लिखोगे फिर उसके बाद? कितनी का कच्चा? पेंटेन। पेंटेन। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड श्रेया। ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। सर एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जितने भी ये इंटेक्स के क्वेश्चन है, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो जरूर करके जाना। वो एक मिनिमम कंडीशन है, वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये ग्रुप में आ गया, ये भी ग्रुप में आ गया, डाई टर्शरी ब्यूटाइल, और ये मिथेन, ये भी मिथेन, ये भी मिथेन, ये भी मिथेन, और लॉन्गेस्ट चेन तो ये है ही है। श्रेया तुम्हें समझ में आया या नहीं आया अब? आगे सर। ओके। और ये कार्तिकेय, तुम रेजोनेंस के बारे में कह रहे थे। भाई रेजोनेंस मेरे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। ठीक है? सर नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा सर। सर मतलब जो इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वो कॉन्जुगेशन वाले सर, उनकी सर वो कराते हैं ना, डायग्राम्स पूछ लेते हैं सर, कि मतलब सर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मुझे सर कंसेप्ट नहीं जानना, क्वेश्चन अगर कराएं तो सर। क्या बोला सर तुमने? मतलब जैसे फ्यूरान होता है ना सर, कुरान? सर फ्यूरान, अच्छा सर फुरान, फ्यूरान। अच्छा हाँ फुरान। तो सर जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, तो सर उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब चेक करते हैं ना, तो सर वो हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था सर। अच्छा, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो बनते हैं किसी भी कंपाउंड के। हाँ सर हाइब्रिड्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ओके ओके, वो कैसे बनाए जाते हैं? अच्छा मतलब भाई, सर उनकी अगर आप प्रैक्टिस कराए ना, तो मजबूत हो जाएगा सर। ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में रेजोनेटिंग स्टडी कर लेंगे। अभी तुम लोगों के एग्जाम में काफी टाइम है, तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स,
हाँ, बीच में केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम और हाइड्रोकार्बन, और बाकी तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करना है, क्योंकि जो सिलेबस से इनऑर्गेनिक में तो काफी सिलेबस से कटा हुआ है, तो वो तो तुम अपने आप ही करोगे। इन 5 चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुम लोग करके लाओगे, कॉपी में नहीं। मुझे नहीं पता, तुमको कोई सा भी क्वेश्चन बोलो तो तुम सबको करना आना चाहिए। अगर नहीं बताया तो क्लास से बाहर कर दूंगा मैं, उसके ठीक ध्यान रखना। तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास हाँ, मैं चेक नहीं करूंगा ऐसे कि कॉपी दिखाओ, तुमको आने चाहिए बस। सर नेक्स्ट क्लास तक कैसे होगा सर, हमारे एग्जाम भी अरे है। नेक्स्ट क्लास तो सैटरडे को है। अच्छा सर हम और हाँ, और आज कितना है, आज तो वेडनेसडे है। तो भी सर फ्राइडे को हमारा मैथ्स का भी एग्जाम है, ट्यूशन में है, और हमारा ट्यूसडे को तो स्कूल देखो में पढ़ना तो एग्जाम है। पड़ेगा ही, देखो अब एग्जाम आ सर रहे हैं पर अब। 5 चैप्टर की एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम के तो बहुत सारे क्वेश्चन हाँ हैं। सर। तो जो नहीं आएंगे अब तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये मत करना कि सारे ही नहीं आए, सब गोला लगा दो, सारे के सारे 70 के 70 नहीं आ पाए। ठीक है, तो जाओ टूंगे उस पर गोला लगा लेना, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन 5 चैप्टर को प्रायोरिटी पे करो, बाकी सब सेकेंडरी है। ये 5 चैप्टर प्रायोरिटी पे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और हाइड्रोकार्बन। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन है जो एंट्रेंस लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर इनसे पास हो जाएंगे सर? पास बिल्कुल भाई, क्यों नहीं हो जाओगे, बाकी भी आने ओके चाहिए। बाकी छोटे मोटे चैप्टर ना, छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे वॉन्डर वॉल के अंदर ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है, वॉन्डर वॉल ने करेक्शन किया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, आइडियल गैस क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, P1 V1 P2 V2, तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता ही है। चलो, तो ओके आज सर, के लिए इतना ही करते हैं, बाकी थैंक कल यू। पर करते हैं। आपने बताया ही नहीं क्या नहीं ब्रांच बताया? विद इन ब्रांच वाला। अच्छा, अभी तो बताया था, एक सेकेंड। हाँ, सर ये था ना, कहाँ? ये मेरे पास ब्रांच विद इन ब्रांच है। तो जरा बताओ पास कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो जरा मुझे एक बात बताओ कि ये 4 पे क्या कर रहा है, एंटर एंटर कर रहा है, राइट? बोलो भाई। तो 4, यस। अच्छा, मान लो यहाँ पे मेरे पास मिथाइल भी लगा हुआ है एक। अच्छा, इधर लगा लो। तो मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। मान लो इथाइल लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 2 इथाइल। अब 2 इथाइल के बाद हम किस में एंटर कर रहे हैं, 4 पे ब्रांच पे एंटर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखोगे तुम 4 के बाद हम किस में आ जाएंगे, ब्रांच में एंटर कर गए। हाँ सर। अब 4 के बाद ब्रांच में एंटर करके नहीं कर गए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग कैसे करनी चाहिए मुझे? यस नहीं, कैन वी से दैट 1 2 3 4? अरे बोलो। यस तो 1 2 3 4 करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 पर? तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 मिथाइल। और ये अटैच कैसे, ये क्या है पूरा का पूरा, 1 ब्यूटेन। 2 ब्यूटाइल ब्यूटेन। ब्यूटाइल ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, ब्रैकेट, और ये पूरा का पूरा तो नाम ये होने के बाद, ब्यूटाइल क्यों लिया हमने ब्यूटेन की मैम जगह? जितने भी अच्छा हाँ, नॉर्मली मिथाइल, हाँ ठीक है जितने भी ब्रांच होती है उन सबको हम ब्यूटाइल ही बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टेन। गॉट इट? बाकी नेक्स्ट यस। क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एक बार नोमेनक्लेचर पे जाओ, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन करवाए थे, अगर वो नहीं देखना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।